बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम यूरोप पढ़ रहे थे। हमारा यूरोप तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यूके, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन, इसमें क्या फ़र्क है ये थोड़ा सा रह गया है। इसका मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वो आप वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद यहाँ यूरोप से रिलेटेड दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक नेटो ऑर्गेनाइजेशन और कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये दो कवर करेंगे। इसके बाद हमारा यूरोप कंप्लीट हो जाएगा, फिर एशिया की तरफ हम जाएंगे। तो नेटो, जैसे कि आज हमारा टॉपिक होगा, पहला नेटो का क्या अब्रीविएशन है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। फिर पूछता है ये कौन सी अलायंस है? ये एक मिलिट्री अलायंस है, याद रखिएगा। नेटो कौन सी अलायंस है जी? मिलिट्री अलायंस है। इसको मैं आपको मैप से एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इसके बाद फिर हम नोट से ही पढ़ेंगे। ये हमारे पास जितने भी ब्लू कलर में कंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे नेटो के मेंबर्स हैं, ठीक है, नेटो के मेंबर्स हैं। इसका बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें, जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ थे, जो कंट्रीज़ इसके अंदर शामिल थे, वो यूरोप के ही थे। वर्ल्ड वार 2 के अंदर जर्मनी, यूके, फ्रांस, पोलैंड और ये आपस में लड़े थे, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार के बाद ये सारे के सारे कंट्रीज़ बहुत वीक हो गए थे इकोनॉमिकली। इकोनॉमी इनकी बहुत डाउन हो गई थी। जब वर्ल्ड वार 2 हो गई, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो रशिया और यूएसए दो बड़ी पावर्स थी, ठीक है। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद इन दो बिग पावर्स के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो गई। कोल्ड वार क्या थी? यानी कि डायरेक्ट जंग नहीं, इनडायरेक्ट जंग, यानी कि एक दूसरे की जड़ें काटने लग गए, कमज़ोर करने लग गए इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली। यूएसएसआर ने क्या करना शुरू कर दिया? वहाँ पे कम्युनिज्म का कंसेप्ट था सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर में, रशिया के अंदर। ये सारा रशिया है हमारे पास, ये रशिया के अंदर कम्युनिज्म का कंसेप्ट था। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, जो साथ वाले यूरोपियन कंट्रीज़ थे, क्योंकि ये कमज़ोर थे, तो इनको डराना शुरू कर दिया कि आप भी जो है अपने कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिज्म वाला कंसेप्ट लेकर आएँ। इस मुल्क में कम्युनिज्म वाला कंसेप्ट आता जाता और फिर ये रशिया उसके ऊपर कब्ज़ा करता जाता, ठीक है। कम्युनिज्म कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो आवाम पैसा कमाती है वो सारे का सारा हुकूमत ले लेती है। चाहे एक बंदा ज़्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है, वो हुकूमत ले लेगी और उसको उसके बदले में बराबर इक्वल जो है रोटी, कपड़ा, मकान और जो ज़रूरतें हैं ना बुनियादी, वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इससे क्या होता है? कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर मैं देख रहा हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतना कमा रहा हूँ, तो मुझे भी वही रोटी पानी मिल रही है, और जो दूसरा दोस्त है, काहिल है और मेहनत नहीं करता, उसको भी वही रोटी पानी मिल रही है। तो इससे कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये कम्युनिज़म है। इसके बरक्स यूरोपियन कंट्रीज़ क्या चाहते थे कि हमारे मुल्क में कौन सा कंसेप्ट हो? कैपिटलिज़म का कंसेप्ट हो। यूएसए के अंदर भी यही था। तो ये कैपिटलिज़म का कंसेप्ट क्या है कि जो इंसान जितना मर्ज़ी कमा सकता है, जितनी मर्ज़ी मेहनत करे उतना ज़्यादा कमाए और उसको अपने पास रख सकता है, हुकूमत उससे वो रकम नहीं लेगी। तो यूएसए, कनाडा और ये जो वेस्टर्न इस तरफ जर्मनी, फ्रांस और इस तरफ के जो कंट्रीज़ थे, इन्होंने मिलकर एक अलायंस बना ली रशिया के ख़िलाफ़, क्योंकि रशिया उनको थ्रेट कर रहा था, बार बार हमले कर रहा था, कब्ज़े कर रहा था। तो उन्होंने एक अलायंस बना ली ताकि रशिया अगर किसी पर भी हमला करेगा तो सारे के सारे मुल्क इकट्ठे होकर उसका दिफा करेंगे। तो ये बैकग्राउंड था। नेटो इस तरह बन गई। क्योंकि नेटो रशिया के ख़िलाफ़ बनी थी, तो रशिया ने कहा कि रशिया ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, एक अलायंस बना ली, ठीक है। वो कैसे बनाई? इसने क्या किया, इसके जो बॉर्डर के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज़ लगते थे ना, ये सारा बॉर्डर था रशिया के ख़िलाफ़। ये रशिया के साथ साथ जितना भी बॉर्डर है, इसके साथ कंट्रीज़ लगते थे, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, ये यूक्रेन है, बेलारूस। इसी तरह ये बोर्ड इसके साथ साथ ना, बॉर्डर के साथ साथ ये कंट्रीज़ थे, इनके साथ मिलकर एक पॉलिटिकल और एक मिलिट्री अलायंस बना ली नेटो के ख़िलाफ़। कब बनाई? 1955 में। कब बनाई याद रखिएगा? 1955 में बनाई थी। वारसा पैक्ट इसका नाम था। क्या नाम था जी? वारसा पैक्ट, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, जैसे ये साल गुजरते गए, नेटो के जो कंट्रीज़ थे ये तरक्की करते गए। जो ये रशिया के साथ जो कंट्रीज़ थे ना, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी थी यूएसए ने, तो ये इनकी इकॉनमी डाउन होती गई। फिर इन्होंने कहा हम रशिया से अलहदा होते हैं। तो फिर ये 1991 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो अलायंस थी रशिया की, तो ये टूट गई, ठीक है। क्यों टूटी आपको मैंने बताया, एहसास कमतरी का शिकार हो गए थे कंट्रीज़, तो इन्होंने ये अलहदा हो गए रशिया से, ठीक है। ये वारसा पैक्ट इस तरह डिमोलिश हो गए 1991 में। जैसा कि हम अब नेटो की ही बात कर रहे थे, मेन टॉपिक हमारा नेटो ही है, तो ये वारसा पैक्ट मैंने एक आपको छोटी सी वैसे इन्फॉर्मेशन दी है। नेटो की बात करते हैं। नेटो कब उसकी बुनियाद पड़ी थी? तो 1949 में, याद रखिएगा, उसकी बुनियाद पड़ी थी। 1949, 4 अप्रैल 1949
को ये वाशिंगटन डीसी में इसकी बुनियाद पड़ी थी। हेड क्वार्टर पूछता है बेल्जियम में है जी, बेल्जियम जो कि कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं, बैटल फील्ड ऑफ यूरोप, क्रॉस रोड ऑफ यूरोप जिसको कहा जाता है। बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में इसके हेड क्वार्टर है नेटो के। इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? 32 कंट्रीज़ हैं, याद रखिएगा। कितने कंट्रीज़ हैं जी? 32। पूछता है इसका जो लेटेस्ट कंट्री कौन सा जो कि नेटो में आया, तो वो स्वीडन है। ये कंट्री है हमारे पास स्वीडन। ये कब आया? 7 मार्च 2024, 7 मार्च 2024 को ये मेंबर बना था, याद रखिएगा। लेटेस्ट ये कंट्री है। इससे पहले 2023 में फिनलैंड हुआ था, ठीक है। इसके बाद पूछता है कि इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग साहब हैं जी। 2014 में आए थे ये, और ये 2024 के एंड तक जाएंगे, ठीक है। फिर ये जेंस स्टोल्टनबर्ग के बारे में पूछता है ये पहले क्या थे? नॉर्वे है ना ये, इसके पीएम रह चुके हैं पहले, ठीक है, 2005 से 2013 तक। फिर सवाल पूछता है नाटो के अंदर कौन सा मुस्लिम कंट्री है? तो टर्की ये कंट्री है हमारे पास, ये मुस्लिम कंट्री है नाटो के अंदर। ये हमने इसको मैप से थोड़ा देख लिया, अब इसको नोट से पढ़ेंगे तो सारे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने बताया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का अब्रीविएशन है, ये एक मिलिट्री अलायंस है। पूछता है बैकग्राउंड मैंने बताया, पढ़ लेते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 कंट्रीज़ ऑफ यूरोप वर फेसिंग क्राइसिस। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोपियन कंट्री क्राइसिस का शिकार थे, उनकी इकॉनमी बहुत डाउन हो गई थी। दूसरी तरफ रशिया और यूएसए बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इनके दरमियान फिर कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी वर्ल्ड वार 2 के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के अंदर इनको तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं था। यूएसए ने तो असला एक्सपोर्ट किया था, तो ये बहुत मजबूत हो गए थे दोनों कंट्रीज़। फिर यूएसएसआर ने क्या किया जी, ये जो कमज़ोर कंट्रीज़ थे इनको थ्रेट करना शुरू कर दिया कि आप कम्युनिज़म का जो कंसेप्ट है ना, इसको अडॉप्ट कर लें आप इनको। फिर जो जो कंट्री अडॉप्ट करता जाता उसके ऊपर हमला करके उस पर कब्ज़ा करता जाता। इस तरह रशिया हमले कर रहा था, तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूएसए के साथ मिलकर एक अलाइंस बना ली। यूएसए, कनाडा और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इस तरफ जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन कंट्रीज़ ने मिलकर यूएसए के साथ अलायंस बनाई थी नेटो था। ये सारे कंट्रीज़ कैपिटलिज्म को लाइक करते थे कि जो बंदा जितना मर्जी सरमायाकारी करना चाहे वो कर सकता है। तो ये इनका कॉमन कंसेप्ट था, इसके बेस पे ये अलायंस बनाई गई थी। फिर नेटो जैसा कि रशिया के खिलाफ रशिया ने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पढ़ लेते हैं। सोवियत यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो बॉर्डर के साथ थे, पोलैंड, हंगरी, चेक, बुल्गारिया और रोमानिया, इन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्रिकल अलायंस बना ली नेटो के खिलाफ। कब बनाई? 1955 में। फिर वारसा पैक्ट डिमोलिश हो गया था 1991 में, क्योंकि यहाँ पे तरक्की नहीं हो रही थी, पाबंदियाँ लग गई थी कंट्रीज़ पे, तो रशिया को इन कंट्रीज़ ने छोड़ दिया था। फिर नेटो की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड वार 2 कब ख़त्म हुई? 1945 में, याद रखिएगा। फिर 4 साल बाद ही ये नेटो की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1949 में। 1949 फिर 1955 में वारसा पैक्ट हुआ था, याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। 1945 में वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई, 1949 में नेटो बनी। फिर नेटो के मुकाबले में रशिया ने 1955 में क्या बनाया जी? वारसा पैक्ट किया था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेटो के बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। फिर मेंबर कंट्रीज़ के 32 है। पूछता है लेटेस्ट कंट्री स्वीडन रहा है, 7 मार्च 2024 को इसने ज्वाइन किया था। फिर इसके सेक्रेटरी जनरल के बारे में पूछता है, जेंस स्टोल्टनबर्ग, याद रखिएगा, 2014 में आया था, 2024 तक ये रहा था, याद रखिएगा। फिर ये पहले क्या था? ये फॉर्मर नॉर्वे का ये पीएम रहा था 2005 से 2013, 8 साल तक, याद रखिएगा। तो ये नेटो के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के बारे में, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे मुल्कों की जिनके ऊपर पहले यूके या ब्रिटिश का यूके का कंट्रोल रह चुका है, उस पर हुकूमत कर चुका है। ये जो ब्लू कलर के अंदर अब जितने भी एरिया देख रहे हैं, ये सारे का सारा इन एरिया पे यूके का जो है रह चुका है होल्ड। ये हमारे पास बड़े सगीर है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये अफ्रीका, ये ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका का भी ये जगह है जिसके ऊपर इंग्लैंड हुकूमत कर चुका है। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, क्यों बनाई गई थी? ताकि ये जो कंट्रीज़ हैं इनको सोशली, इकोनॉमिकली और ह्यूमन राइट इनको प्रोटेक्ट कर लिया जाए और इनको ग्रो कर दिया जाए, ठीक है। फिर इसके जो हेड क्वार्टर्स है लंदन में है, यूके में है, ठीक। इसको नोट से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। मैंने बताया कॉमनवेल्थ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज कंट्रीज अपॉन होम ब्रिटेन हैड कंट्रोल ऑन। ऐसे कंट्री जिनके ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल रह चुका है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। टू प्रोमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इकोनॉमिकली, सोशली और प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। मैंने बताया कॉमनवेल्थ गेम्स बड़ी मशहूर हैं। 1930 में ये गेम्स आई थी, पहले गेम्स आई थी फिर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है इंतहाई। 1930 में गेम्स आई और 1931 में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, याद रखिएगा। इसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 56 हैं जी। कितने कंट्रीज हैं इसके अंदर? 56 हैं। इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे? लंदन, यूके में है, याद रखिएगा। इसके सेक्रेटरी जनरल कंट्री पैट्रिक स्कॉटलैंड है, याद रखिएगा। फिर कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? इसका हेड भी होता है और सेक्रेटरी जनरल भी होता है। हेड चार्ल्स थ्री साहब हैं। चार्ल्स थ्री साहब बेसिकली इंग्लैंड के ये किंग हैं। जो इंग्लैंड का किंग जो भी होगा
वो एट द सेम टाइम कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी होगा। ये जो 56 कंट्रीज़ हैं, इनके एक दूसरे कंट्रीज़ के अंदर इनके बंदे होते हैं, जैसे सफ़ीर होते हैं ना, उसी तरह इनके इन्वॉइस होते हैं। इन इन्वॉइस को कहा जाता है हाई कमिश्नर। जैसे पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बांग्लादेश में या किसी और कंट्रीज़ में, मैंने एग्जांपल दी आपको। इसके बाद MCQs बनता है, पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ लेफ्ट की थी 1972 में। कब की थी? 1972 में। क्यों की थी? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था, ठीक है। बांग्लादेश अलहदा हुआ तो पाकिस्तान ने उसको तस्लीम नहीं किया। तो दूसरे कंट्री से ना कॉमनवेल्थ के अंदर उन्होंने उसको तस्लीम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने फिर एहतजाज कर लिया भाई, एहतजाजन इसको फिर छोड़ दिया था। फिर दोबारा इसको ज्वाइन किया। पूछता है दोबारा कब ज्वाइन किया? 1989 में ज्वाइन किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौरे हुकूमत में। तो ये हमारे पास कॉमनवेल्थ था। इसके बाद हमारा यूरोप यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एशिया है। एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा MCQs बनते हैं, इसको भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 कवर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है रोज़ का काम रोज़ करें। ये हमारे पास सारे का सारा एशिया है। ऊपर की तरफ हमारे पास सारा ये रशिया आ गया, वेस्ट साउथ एशिया, ठीक हो गया। साउथ ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। फिर ये सारा साउथ ईस्ट एशिया, ये इस तरह, ठीक है। ऊपर की तरफ एशिया के सारा आर्कटिक ओशन है। राइट की तरफ सारा का सारा पैसिफिक ओशन है, याद रखिएगा। इसकी तरफ, इस तरफ जो है वेस्ट की तरफ बात कर ली जाए तो सारा यूरोप, और नीचे की तरफ अफ्रीका आ जाता है। नीचे की बात कर ली जाए साउथ, तो ये इंडियन ओशन है। नॉर्थ ऊपर आर्कटिक, नीचे इंडियन, राइट पे पैसिफिक और लेफ़्ट पे यूरोप और अफ्रीका। ये एशिया का मैंने आपको डायरेक्शंस थोड़ी सी बता दी। ये रशिया है, ये हमारे पास साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, और ये सेंट्रल एशिया है, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, यहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया है। तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज रशिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। रशिया को सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है एशिया का। तो रशिया का जो कैपिटल है वो क्या है? मॉस्को इसका कैपिटल है। इस जगह पे ये कैपिटल बनता है इसका, ठीक है। मॉस्को कैपिटल बनता है। फिर रशिया का नाम सुनते ही आपके जहन में रशियन रेवोल्यूशन का नाम आता होगा। यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन है, उसका दूसरा नाम कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। BOLSHEVIK, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। इसको नोट से भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, समझ आ जाएगी आपको। रेवोल्यूशन के बारे में आपको मैं बताता जाऊँ साथ साथ। तो ये रेवोल्यूशन क्यों आया? रशिया के अंदर डिक्टेटरशिप थी, किंग रूल था इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता है किंग रूल के अंदर क्या होता है? किंग की मर्ज़ी चलती है, आवाम बेचारी पिसती रहती है, आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं होता। तो वहाँ पे इस तरह रेवोल्यूशन आया, लोगों ने तहरीक चलाई। इसके पीछे जो रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा मेन लीडर था वो थे व्लादिमीर लेनिन साहब। क्या नाम था जी उनका? व्लादिमीर लेनिन साहब थे ये, ठीक है। ये रेवोल्यूशन के पीछे मेन बंदा था। इसके बाद पूछता है कि रेवोल्यूशन कब आया? अक्टूबर 1917 1917 को रेवोल्यूशन आया था। आज काफ़ी ज़्यादा डेट्स हो गई हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो 1917 में अक्टूबर को ये रेवोल्यूशन आया था। थोड़ा ज़्यादा कवर करा रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो परेशान नहीं होना। रोज़ का काम रोज़ करने की कोशिश करें, टाइम निकालें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 1917 अक्टूबर के अंदर रेवोल्यूशन आया। उस वक्त निकोलस II इस वक्त रशिया के अंदर किंग थे। निकोलस II ये किंग थे। इनको फिर बाद में कत्ल कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, जो किंग था ना उस वक्त रशिया का, उसको क्या कहा करते थे? ज़ारे रूस। किस नाम से मशहूर था ये? ज़ारे रूस। ज़ारे रूस के नाम से ये किंग मशहूर हुआ करता था। फिर फॉर्मेशन ऑफ USSR हुई, ठीक है। USSR आपने सुना होगा, रशिया से USSR बनी थी। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ। USSR की क्या एब्रीविएशन है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ये इसकी फुल फॉर्म है। ये कब आया था? USSR कब बनी थी? 1922 में, 1922। 1917 में हमारे पास इनकलाब आया था ना, उसके बाद फिर 5 साल बाद 1922 में 5वें साल फिर USSR बना। क्योंकि जब रेवोल्यूशन आया तो ये कंट्री रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। तो साथ वाले कंट्रीज़ ने क्या कहा, यार आप हमें भी अपने साथ शामिल कर लें, इससे क्या होगा कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे सारे के सारे कंट्रीज़। तो 14 कंट्रीज़ जो कि बॉर्डर के साथ साथ थे रशिया के, वो सारे इसके अंदर शामिल होते गए। इसके अंदर इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्रीज़ बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, हमारे पास आर्मीनिया है, आर्मीनिया। उसके बाद 6 कंट्रीज़ जो कि सेंट्रल एशिया के हैं, 2 अलिफ, 2 काफ और 2 ता।
अलिफ, एक अलिफ से अज़रबैजान, एक अलिफ से उज़्बेकिस्तान, एक काफ से काज़ाकिस्तान, एक काफ से किर्गिज़स्तान, एक ता से ताजिकिस्तान, एक ता से तुर्कमानिस्तान, ये तुर्कमानिस्तान, ठीक है। तो ये 2 अलिफ, 2 काफ, 2 ते से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 6 कंट्रीज़ ये हैं और इसके अलावा 8 कंट्रीज़ मैंने बताया, 3 उसके अंदर से बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया। ये नोट्स के अंदर लिखे हुए आपके सामने आएंगे, आप उसको नोट डाउन कर लेना, आसानी से हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। इस तरह से फॉर्मेशन हुई यूएसएसआर की, ठीक है, सोवियत यूनियन की। फिर सोवियत यूनियन टूट भी गई थी। सोवियत यूनियन टूटी कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, इसकी हिस्ट्री भी है। 1979 में क्या किया, रशिया ने हमला कर दिया जनाब अफ़गानिस्तान पे। 1979 में, कब किया जी, 1979। फिर अफ़गानिस्तान में यूएस से भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, इस तरह काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ आ गए। अफ़गानियों ने लड़ा तो ये बहुत कमज़ोर होता गया, गरीबी आती जा रही थी सोवियत यूनियन के अंदर। जो नए कंट्री शामिल हुए थे उनके अंदर भी गुर्बत आती जा रही थी, तो इन्होंने कहा, तंग आ गए, इन्होंने कहा हम अलहदा होना चाहते हैं। इस तरह से फिर ये सोवियत यूनियन टूट गई थी। कब टूटी थी, 1991 में। बनी कब थी, मैंने बताया 1922 में बनी थी, वो टूट गई फिर 1991 में। वजह क्या थी, 1979 में हमला किया था अफ़गानिस्तान पर, इस वजह से ये कमज़ोर होते गए, ये टूट गए। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा कब सोवियत यूनियन टूटी थी, 26 दिसंबर 1991 में ये टूट गई थी सोवियत यूनियन, याद रखिएगा। फिर सवाल बनता है कि जब सोवियत यूनियन टूटी तो कितने मुल्क आज़ाद बने, तो टोटल 15, एक रशिया, 7 उसके 14 कंट्रीज़, 15। अगर इस तरह पूछ ले कि रशिया से कितने कंट्रीज़ अलहदा हुए थे सोवियत यूनियन टूटने में, तो 14 कंट्रीज़ अलहदा हुए थे। रशिया को जब शामिल करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शंस के बारे में आपको बताता चलूँ, इसके ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है हमेशा, नॉर्थ, नीचे साउथ, आपके ईस्ट की तरफ राइट की तरफ ईस्ट, आपके लेफ़्ट की तरफ वेस्ट होगा हमेशा। नॉर्थ ऊपर की तरफ सारा के सारा ये हमारे पास आर्कटिक ओशन है, दुनिया का सबसे छोटा ओशन है, आर्कटिक ओशन है, ये ऊपर नॉर्थ पोल आ जाता है सारा। नीचे की तरफ बात कर लीजिए साउथ, तो ये सारे का सारा एशिया है, सेंट्रल एशिया है, देख रहे हैं, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इसके नीचे फिर सारा अफ़गानिस्तान आ जाता है, फिर उसके नीचे पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। तो ये नीचे सारा साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया आ जाता है। अब ईस्ट की बात कर ली जाए, इस तरफ सारे का सारा हमारे पास पैसिफिक ओशन आ जाता है, पैसिफिक ओशन है, इस तरफ बेरिंग स्ट्रेट भी है मशहूर। फिर वेस्ट की तरफ बात कर ली जाए तो इस तरफ सारा यूरोप है, सारे का सारा यूरोप। बेसिकली आपको मैं बताता चलूँ, रशिया है ये आधे का आधा हमारे पास यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है, ठीक है। जैसे पैपुआ न्यू गिनिया है तो 2 उसमें आता है कॉन्टिनेंट्स में, टर्की भी 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, उसके बाद इजिप्ट, मिस्र भी 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है। फिर इसके अंदर मशहूर माउंटेन रेंजेस हैं, ये जो इस जगह पे माउंटेन रेंज बनती है, ये इस जगह पे याद, इसका नाम है यूराल माउंटेन्स। क्या नाम है जी, यूराल माउंटेन्स, URAL, यूराल माउंटेन। ये माउंटेन रशिया को डिवाइड करता है एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर। 75% एशिया में है रशिया और 25% हमारे पास यूरोप में है। तो यूराल माउंटेन डिवाइड करता है बेसिकली, याद रखिएगा। एक और यहाँ पे माउंटेन, यहाँ यूक्रेन के बॉर्डर पे माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंज है वल्दाई माउंटेन या वल्दाई हिल्स, VALDAI, वल्दाई हिल्स यहाँ पे मशहूर हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पे पूछ लेता है वल्दाई माउंटेन या यूराल माउंटेन कहाँ पे है, तो रशिया में, याद रखिएगा। फिर इसके मॉस्को है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको बता दूँ, मॉस्को कैपिटल है। इसी की मॉस्को के अंदर एक क्रेमलिन जगह है, KREMLIN, क्रेमलिन, जो रशिया का प्रेसिडेंट होगा उसका जो पैलेस है या रहाइश है वो क्रेमलिन उसका नाम है, ठीक है। जो रशिया का प्रेसिडेंट है उसकी रहाइश गाह का नाम क्या है जी, क्रेमलिन। कहाँ पे है जी, मॉस्को में है, रशिया में है, याद रखिएगा। फिर सेंट पीटर्सबर्ग है इस तरफ, ST पीटरबर्ग इसका मशहूर सिटी है, पीटरबर्ग, ST पीटरबर्ग इसका मशहूर सिटी है। इसके बाद फिर साइबेरिया इस जगह पे है, दुनिया का सबसे ठंडा सूबा साइबेरिया, इसका रशिया का सूबा है साइबेरिया। के बाद कुछ रिवर्स हैं यहाँ पे और लेक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे इस जगह पे वल्दाई माउंटेन्स थे, यहाँ से एक रिवर निकलता है, वोल्गा रिवर इसका नाम है, उसका नाम है जी वोल्गा रिवर, यहाँ से ऐसे निकलता है वोल्गा रिवर। एशिया का ये सबसे लंबा दरिया है, इसकी लेंथ कितनी है, 3530 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यूरोप का
बेसिकली यूरोप में आता है सारा, इस तरफ सारा का सारा ये यूरोप है ना, तो यूरोप में आता है। यूरोप का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? वोल्गा रिवर है। पूछता है ये कहाँ से निकलता है? वल्दाई माउंटेन से निकलता है और जाके गिरता कहाँ पे? ऊपर की तरफ। ये सारा आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन या वाइट सी भी इसको बोलते हैं। वाइट सी या आर्कटिक ओशन में जाके गिरता है। फिर यहाँ पे एक लेक है, दुनिया की सबसे गहरी लेक, लेक बाइकाल ऐसे बनती है। दुनिया की सबसे गहरी डीपेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड लेक बाइकाल है। इसकी डेप्थ कितनी है? 1642 मीटर, याद रखिएगा। फिर करंट आपको मैं बता दूं, करेंसी इसकी रूबल है, याद रखिएगा, RUBLE। इसको नोट से पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं। रूबल इसकी करेंसी है। फिर इसकी सीक्रेट एजेंसी का नाम है KGB। उसके बाद पार्लियामेंट का नाम है डूमा, DUMA, ये DUMA। फिर इसके बाद करंट प्रेसिडेंट हमारे पास व्लादिमीर पुतिन साहब है, ये 8th प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब इसको नोट से पढ़ लेते हैं। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। मैंने आपको बताया रशिया का कैपिटल मॉस्को है। फिर रशियन रेवोल्यूशन आई, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आई या बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया। व्लादिमीर लेनिन इसके पीछे एक मेजर लीडर थे जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई, किंग रूल के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। 1917 में ये आया था इनकलाब। 1917 अक्टूबर 1917 में, याद रखें। उस वक्त कौन से किंग थे? निकोलस II थे, जिनको बाद में कत्ल भी कर दिया गया था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर सोवियत यूनियन बनी, आपको पता है सोवियत यूनियन कैसे बनी वो मैं बताता हूँ। 1922 में बनी थी ये, 1922 में बनी थी, याद रखिएगा। 1922 में ये सोवियत यूनियन बनी थी, क्योंकि जब ये इनकलाब आया तो ये कंट्री रशिया बहुत पावरफुल होता जा रहा था, ग्रो करता जा रहा था। साथ वाले कंट्रीज़ ने कहा हमें भी शामिल कर लें, तो 14 कंट्रीज़ इसके अंदर शामिल हुए, ठीक है। तो फिर सोवियत यूनियन बनी। इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ थे? इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये तीनों की तीनों बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। मैंने पहले बताया था ये पिछले लेक्चर में। उसके बाद बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फिर हमारे पास जॉर्जिया, आर्मीनिया। फिर 2 अलिफ, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान। 2 ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और 2 काफ, कजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान। 2 अलिफ 2 काफ, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। ये आपको याद करने का तरीका मैंने बताया। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया फिर सोवियत यूनियन जैसे बनी थी उस तरह फिर ख़त्म भी हुई। 1922 में ये बनी थी, याद रखिएगा। 1922 में बनी थी। फिर क्या हुआ? रशिया ने क्या किया? अटैक कर दिया अफ़गानिस्तान में 1979 में। इसकी वजह से इकॉनमी डाउन हो गई रशिया की। फिर साथ वाले कंट्रीज़ में गरीबी आ गई थी। उन्होंने कहा जनाब हम छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो वार के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो कंट्रीज़ भी बर्दाश्त कर रहे थे। तो जो USSR की स्टेट्स थी ये अलहदा हो गई रशिया से। सोवियत यूनियन टूट गई कब? 26 दिसंबर 1991 में, ठीक हो गया। यहाँ पे 4 डेट्स बन रही हैं, मैं आपको अब दोबारा क्लियर कर देता हूँ। 1917 में इनकलाब आया, 1917 में इनकलाब आया। सोवियत यूनियन बनी 1922 में। रशिया ने क्या करा? हमला कर दिया 1979 में अफ़गानिस्तान पर। फिर हमला करने की वजह से कमज़ोर हो गई। फिर 1991 में, 26 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गई। ये 4 डेट्स आपने याद रखनी है रशिया के मुतालिक। फिर पूछता है कि कितने कंट्रीज़, हाउ मैनी कंट्रीज़ केम आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ USSR के ब्रेक डाउन की वजह से 15 कंट्रीज़ सामने आए थे हमारे पास, याद रखिएगा। फिर सवाल इस तरह भी पूछता है कि रशिया से कितने कंट्री अलहदा हुए थे? रशिया से कंट्री अलहदा हुए थे 14। अगर रशिया को शामिल करेंगे अंदर तो 15 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शंस के बारे में मैंने बताया। रशिया 2 कंटिनेंट्स में आता है, एशिया और यूरोप दोनों में, जैसे कि टर्की, इजिप्ट, पेपुआ न्यू गिनिया भी। फिर नॉर्थ में इसका आर्कटिक ओशन है, नीचे की तरफ साउथ में एशिया है, आपके राइट यानी ईस्ट में पैसिफिक ओशन है बेरिंग स्ट्रेट में, लेफ्ट की तरफ यानी वेस्ट में सारे का सारा यूरोप है, मैंने आपको बताया। फिर माउंटेन रेंजेस के बारे में बताया। यूराल माउंटेन रेंज है जो कि डिवाइड करती है रशिया को यूरोप और एशिया में। पूछ लेता है यूरल माउंटेन कहाँ पे है, तो ये हमारे पास रशिया में है, याद रखिएगा, जो कि डिवाइड करता है। फिर वल्दाई माउंटेन हिल है जो कि इसके यूक्रेन के बॉर्डर पर आ जाते हैं। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़, मॉस्को इसका कैपिटल है रशिया का। यहाँ पे क्रेमलिन जगह है, क्रेमलिन जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है उसकी रहाइश गाह का नाम है क्रेमलिन, मॉस्को में। फिर सेंट पीटर्सबर्ग पूछता है कहाँ पे? रशिया में। साइबेरिया कहाँ पे है? रशिया में। फिर कुछ रिवर और लेक्स हैं यहाँ पे। वोल्गा रिवर मशहूर रिवर है, रशिया में है। इसकी लेंथ कहाँ कितनी है? 3530 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ये यूरोप का सबसे लंबा दरिया है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ये पूछता है कहाँ से निकलता है? ये वोल्गा माउंटेन से निकलता है, मैंने आपको बताया था। वोल्गा माउंटेन यूक्रेन की बॉर्डर पे है और रशिया के बॉर्डर पे है। यहाँ से निकलता है और जाके कहाँ गिरता है? वाइट सी में जाके गिरता है। ये वाइट सी में जाके गिरेगा, आर्कटिक ओशन में जाके गिरेगा। फिर साइबेरिया के अंदर एक लेक बाइकाल है। लेक बाइकाल दुनिया की सबसे गहरी
लेक पूछता लेक भाई कल कहाँ है, तो साइबेरिया में है, रशिया में है। इसकी डेप्थ कितनी है? 1642 मीटर, याद रखिएगा। तो ये कुछ रशिया था। इसके बाद करंट जो सिचुएशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी करेंसी है रूबल। इसकी सीक्रेट एजेंसी का नाम है KGB, याद रखिएगा। इसके पार्लियामेंट का नाम है डूमा। करंट प्रेसिडेंट इसके प्यूटिन साहब हैं, ये 8th प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैं, ठीक है। और इसके अंदर रशिया के अंदर प्रेसिडेंट होता है उसकी टर्म कितनी होती है? 6 साल बाद ये इलेक्शन होते हैं। रिसेंटली इलेक्शन हुए थे 15 से 17 मार्च 2024 में। उसके अंदर पुतिन साहब जीते थे 15 से 17 मार्च में हुए थे, मार्च 2024 में अभी। उसके अंदर वोट कितने लिए थे? 87% वोट लिया व्लादिमीर पुतिन। तो उनके जो अपोजिशन लीडर थे उनका नाम था निकोले खैरिटोनोव। 4.37% वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो आज का लेक्चर इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी वजह से किसी की मदद हो जाए तो बहुत अच्छा है। और जो हमने फ्री एजुकेशन का पौधा लगाया हुआ ताकि ये फलता फूलता रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।